उसके बाद मैंने क्योंकि वर्कर्स जिस समय हम 2012 में कंपनी ने एकदम से झटके से बाहर निकाल दिया था विदाउट एनी इंक्वायरी। तो उस समय वर्कर के पास में भी ऐसा कोई अल्टरनेट गुड़गांव के अंदर था नहीं जो उनके हक को पूरी ईमानदारी के साथ में आगे लेके जा सके, क्योंकि देर आर सो मैनी एडवोकेट्स बट हमें हम लोगों को विश्वास नहीं था कि वो कहीं आगे जाके मैनेजमेंट से सेटिंग वगैरह ना कर लें। इसके डर से हमने अपने पूरे मूवमेंट की और प्लस में हमारे जो लेबर की जो केस है उसकी बागडोर हमने किसी ऐसे आदमी के हाथ में नहीं दी जिस पर हमें ट्रस्ट नहीं होता। तो आपने जैसे बताया कि आप पहले एज अ लेबर काम करते थे मारुति सुजुकी में, तो कौन से साल से आपने वहाँ पे काम शुरू किया, आपका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या था, और कौन सा ऐसा क्षण था आपके उस काम में जब आपने ये सोचा कि नहीं अब मैंने मजदूरों के हक के लिए लड़ाई लड़नी है? एक्चुअली मैं बचपन से ही मेरा शौक था कि मैं थोड़ा पढ़ाई करके कुछ बन के दिखाऊं, बट मैं एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता था। तो आफ्टर 10+2 मैंने आईटीआई में एडमिशन लिया और उसके बाद मेरे को जॉब चाहिए थी मेरे को, क्योंकि आई वाज ब्रेड अर्नर ऑफ माय फैमिली एट दैट टाइम। सो इसलिए फिर मैंने आईटीआई की। आईटीआई के बाद में मैं अप्रेंटिसशिप के लिए मारुति सुजुकी के गुड़गांव प्लांट में है वहाँ पे मैं गया था। तो मैंने 1 साल वहाँ पे अप्रेंटिस की, और क्योंकि एक पूर्व परिवार से मैं बिलोंग करता था तो मैं थोड़ा सा हार्ड वर्कर था, काफ़ी मेहनत करता था आम वर्कर के हिसाब से। जो मौज मस्ती करने की उम्र होती थी उस टाइम में मैं एक एक पैसा बचाता था क्योंकि मेरे को घर पे भी भेजना होता था। तो उसके बाद फिर मेरे को मेरे स्किल को देखते हुए कंपनी ने मेरे को बाद में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के रूप में वहाँ पे गुड़गांव प्लांट में मैं कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के हिसाब से मैंने काम किया लगभग 1.5 साल के आसपास। कौन तो से साल में नियुक्त हुए? मैं 2005 में एज एन अप्रेंटिस में वहाँ पे नियुक्त हुआ था और 2006 में मेरी अप्रेंटिस खत्म हो गई थी। और उसके बाद 2006 में अप्रेंटिस खत्म होने के जस्ट आफ्टर मैं वापस ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस मैंने वहाँ पे दोबारा ज्वाइन किया। और 2007 में 14 जुलाई 2007 में मेरे को एज ए कंपनी ट्रेनी अपॉइंट करके मेरे को मानेसर प्लांट जो कि न्यू प्लांट था, तो वहाँ पे एक्सपीरियंस होल्डर वर्कर्स की आवश्यकता थी जो ऑलरेडी जिनको काम आता है, क्योंकि वहाँ पे स्विफ्ट का और SX4 इस तरह इनका उत्पादन होता था तो मैं उसका काम जानता था। तो मेरे को वहाँ पे उन्होंने एज ए ट्रेनिंग वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया और 3 साल की ट्रेनिंग होती थी। अगर कोई वर्कर 3 साल में सेटिस्फैक्ट्री उसका अगर कंडक्ट नहीं होता था तो उसकी ट्रेनिंग एक्सटेंड हो जाती थी, बट मेरी ट्रेनिंग एक्सटेंड नहीं हुई। मैंने within 3 years I was promoted as an regular employee of the company। और उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा शोषण होता था वहाँ पे वर्कर का, चाहे काम को लेकर हो चाहे छुट्टियों को लेकर हो। छुट्टी नहीं मिलती थी वहाँ पे, बड़ी दिक्कत होती थी छुट्टी को लेकर। और इस तरीके से 2-3 लोगों का काम एक आदमी से कराया जाता था, बाथरूम तक का टाइम नहीं मिलता था, जिसको लेकर हम लोगों ने एग्जाम्पल मानते हुए एक और कंपनी है जो कि होंडा कंपनी थी मानेसर में ही। तो वहाँ पे जो वर्कर थे जो हमारे साथ के जो हमारे साथ आईटीआई जिन्होंने पास की थी, तो वहाँ पे यूनियन थी। तो उन्होंने हमें बताया कि हमसे डबल उनको सैलरी मिलती थी। उनके कन्वेंस के गुड़गांव से मानेसर में उनके 80 रुपये कटते थे, हमारे 600 रुपये कटते थे। तो देयर वर लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन देम एंड अस एट दैट टाइम। सो वी हैड डिसाइडेड टू मेक आवर ओन यूनियन at that in 2012 and 2011, and we have filed our application for registration of a trade union in 2nd June 2011। और जैसे ही कंपनी को पता लगा कि हमने ट्रेड यूनियन के लिए फाइल लगाई है तो कंपनी ने 4 जून 2011 को हमसे ब्लैंक पेपर्स पे साइन कराने स्टार्ट कर दिए कि जो कंपनी ने हम पर एक यूनियन थोपी थी पॉकेट यूनियन, कि आप उसी से सेटिस्फाई हैं और आप लोग किसी अन्य यूनियन को समर्थन नहीं करते। ये इसको लेकर उन्होंने हमसे ब्लैंक पेपर पे साइन वगैरह कराना स्टार्ट कर दिया था। ये मारुति सुजुकी की पॉकेट यूनियन आपने बताई, इसके बारे में जरा विस्तार में बताएं। एक्चुअली 2000 में एक बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ था, जिस समय ये जो मारुति सुजुकी का एक ही प्लांट था गुड़गांव में, तो उस समय ये सेंट्रल गवर्नमेंट के इसमें बहुत ज़्यादा शेयर होते थे। और जब 2000 में बीजेपी की गवर्नमेंट आई 1999 में और हरियाणा के अंदर इनेलो की गवर्नमेंट आई, तो
सबसे पहला अटैक मारुति वर्कर पे हुआ, क्योंकि मारुति वर्कर की जो यूनियन 2000 से पहले थी वो काफी स्ट्रॉन्ग यूनियन थी, वो लीड करती थी पूरे मजदूर आंदोलन को, इवन दिल्ली एनसीआर से लेके पूरा बावल धारवेड़ा तक वो इस मजदूरों के आंदोलन को लीड करती थी। तो उनका सबसे पहला अटैक मारुति यूनियन पे हुआ और वो लगभग 3-4 महीने लंबा स्ट्रगल चला, दिल्ली उद्योग भवन के सामने बैठे रहे वो, और अंततः उनका जो आंदोलन था वो एक तरीके से बिखर गया और उनको हार का सामना करते हुए गुड कंडक्ट अंडरटेकिंग भरते हुए कंपनी में रिज्वाइन करना पड़ा। मोर देन 1200 वर्कर्स को कंपनी ने वीआरएस दे दिया था जबरदस्ती, और लगभग 200 वर्कर्स को टर्मिनेट कर दिया था। उसके बाद जो एक नई यूनियन बनी जिसको मैं बता रहा हूँ पॉकेट यूनियन, मारुति उद्योग कामगार यूनियन, दैट इज कॉल्ड पॉकेट यूनियन बिकॉज ऑल द ऑफिस बेयरर्स हु आर वर्किंग इन द यूनियन दे आर ऑल मैनेजमेंट के वो थे, एक तरीके से मैनेजमेंट के इशारे पे जो भी काम करने वाले वो वर्कर थे उनको उस बॉडी में शामिल किया गया था। और 2000 से लेके और 2011 तक देयर वाज नो इलेक्शन वाज कंडक्टेड इन मारुति गुड़गांव प्लांट। तो वही यूनियन को सेम यूनियन सेम रजिस्ट्रेशन नंबर उन्होंने मानेसर प्लांट में विदाउट आवर कंसेंट हम पर जबरदस्ती थोप दिया उन्होंने और झंडा वहां पे लगा दिया। हमें पता ही नहीं है कि हमारे लीडर कौन है, अपने आप किन्हीं 9-10 बंदों को उठा के उन्होंने लीडर बना दिया हमारा। वो लीडर जो हमारी जो समस्याएं थी, जो दैनिक हमारी समस्याएं होती थी, बाथरूम पेशाब को लेकर, छुट्टी को लेकर, या कोई सुपरवाइजर हमें इलीगल परेशान कर रहा है, हमारा शोषण कर रहा है, उसको लेकर जब हम उनसे बात करते हो कहते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो हमने सबने डिसाइड किया कि जब आपके हाथ में कुछ है तो हम इस यूनियन को क्यों माने, क्योंकि ये यूनियन तो हमने अप्लाई नहीं किया, तो जबरदस्ती थोपी हुई है और सेम रजिस्ट्रेशन नंबर सेम यूनियन, हाउ कैन इट पॉसिबल। हम डिमांड ही नहीं कर रहे हैं कि हमें यूनियन चाहिए और जबरदस्ती कंपनी करी नहीं आप ये यूनियन लो, आपको जरूरत है इसकी, झंडा लगा दिया। तो इसलिए वो जो यूनियन थी वो पॉकेट यूनियन थी, और जो हमने 2011 में जो फाइल लगाई थी वो हमारी यूनियन थी जो हम बनाना चाहते थे। तो अब आपने पॉकेट यूनियन के बारे में बताया कि आपको प्लांट कर दिया गया था, कंपनी ने, मैनेजमेंट ने प्लांट कर दिया और उन्हीं के लोग थे प्लांटेड, और वही कंपनी की मैनेजमेंट की बातें करती थी और आपके हुकूक की, आपके हक की बात नहीं बिल्कुल करती थी। तो जब आपने अपने रजिस्ट्रेशन के लिए डाला उसके बाद क्या डेवलपमेंट हुआ है आपके पूरी इंडस्ट्री में जहाँ पर आप लोग काम करते थे, वो ज़रा विस्तार में बताएं। जब हमने, जैसे कि मैंने बताया कि 2 जून 2011 को हमने यूनियन का रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल की लेबर डिपार्टमेंट चंडीगढ़ में, तो एक्चुअली कंपनी का, मारुति का उस समय इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क था कि हम जैसे हम वहाँ पहुँचे तो क्या पता हमारे पहुँचने से पहले ही लेबर डिपार्टमेंट ने कॉन्टैक्ट कर दिया हो कि आपके ऐसे ऐसे प्लांट से यूनियन के रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ लोग आए हुए हैं। और जैसे ही वो लोग फाइल सबमिट करके वापस गए तो डे आफ्टर उन्होंने उन जो लीडर्स थे, क्योंकि फाइल में तो नाम चाहा जाता है कि कौन कौन प्रेसिडेंट है, कौन जनरल सेक्रेटरी है, उन लीडर्स को उन्होंने प्रेशराइज करना स्टार्ट किया। और जब वो लीडर डरे नहीं, बिके नहीं, उनको लालच दिया गया कि आपको कुछ पैसा दे दिया जाएगा, आपको चिंता मत कीजिए, आपको इस यूनियन में जो पॉकेट यूनियन थी उसमें आपको शामिल कर लिया जाएगा, तो वो नहीं माने। तो अंततः उन्होंने 4 जून 2011 को जबरदस्ती हमसे ब्लैंक पेपर, एक प्रिंटेड पेपर, 2 पेपर थे। ब्लैंक पेपर पे तो कुछ नहीं लिखा हुआ था, प्रिंटेड पेपर पे लिखा हुआ था कि हम जो वर्तमान जो यूनियन है, जो पॉकेट यूनियन है, उससे हम सेटिस्फाई है एंड वी डोंट वांट टू मेक एनी अदर ट्रेड यूनियन, इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन विच वाज एफिलिएटेड टू एटक, जो कि एटक संगठन है सीपीआई का, उससे हमने वो फाइल लगाई थी। तो कंपनी ये देख के फिर परेशान तो हम बहुत थे ही और अलग यूनियन बनाना चाहते भी थे। तो उस दिन मतलब एक तरीके से गुस्सा फूट गया वर्कर का, और पूरा का पूरा वर्कर जो है प्लांट में हमने जो स्ट्राइक कर दी, सिटी स्ट्राइक, प्लांट के अंदर हम बैठ गए और लगभग हम 13 डेज हम प्लांट के अंदर बैठे रहे। और इस दौरान हमारी जो लीडरशिप थी, जो 11 जो वर्कर थे, जो लीडर्स थे, जो हमने यूनियन लगाई थी उसमें जो लीडर्स थे उनको कंपनी निकाल दिया था, डिसमिस कर दिया था, बट फिर भी हम बैठे रहे। और जो 16 जून 2011 को एक सेटलमेंट हुआ जिसमें जो हमारे जो 11 जो वर्कर जिनको डिसमिस किया था, वो मारुति के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी वर्कर को निकाला हो और उसको वापस लिया गया हो। तो वो हमारी जीत हुई और उसके बाद हमारे 11 वर्कर को वापस कंपनी ने ड्यूटी लिया। और उसके बाद फिर जो हमारी जो फाइल थी जो हमने लगाई थी, वो धीरे धीरे करके कंपनी ने क्या किया, उनको ले तो लिया उस दिन, उसके बाद में धीरे धीरे करके उनको सस्पेंड करना स्टार्ट कर दिया, सस्पेंड करने के बाद में उनकी इंक्वायरी चला दी। और अगस्त 2011 के अंदर कंपनी ने लॉकआउट कर दिया।
इलीगली लॉकआउट कर दिया कि ये आप गुड कंडक्ट अंडरटेकिंग भरो, हम आपको अंदर आने देंगे, जो नहीं भरेगा उसको हम अंदर नहीं लेंगे। तो सभी वर्कर गेट के बाहर इकट्ठा हो गए, और जो गुड कंडक्ट जो अंडरटेकिंग थी उसमें कुछ ऐसी जो टर्म्स एंड कंडीशन थी कि हमारी जो स्वतंत्रता थी वो कहीं ना कहीं उसमें उसके ऊपर आघात था। उसमें ये लिखा हुआ था कि कंपनी कभी भी चाहे किसी भी वर्कर को नौकरी से निकाल सकती है, ऐसा कुछ उसमें लिखा हुआ था। तो फिर हमने मना कर दिया कि हम इस पे अंडरटेकिंग पे साइन नहीं करेंगे, भले ही हमारी नौकरी चली जाए, भले ही हमारी जान चली जाए, हमने बिल्कुल बोल दिया था। उसके बाद हम 33 डेज बाहर बैठे रहे। उसके बाद उस दौरान हमारे करीबन 100 के आसपास वर्कर को टर्मिनेट और सस्पेंड पे रखा हुआ था। फिर एक समझौता हुआ 3 अक्टूबर 2011 को, जिसमें हमारे 30 वर्कर को छोड़ के बाकी सारे वर्कर अंदर जाएंगे। जो लैंग्वेज थी गुड कंडक्ट अंडरटेकिंग की वो चेंज हो गई। उसमें ये होगा कि आईडी एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई मिसकंडक्ट होता है तो उसके बाद जो इंक्वायरी प्रोसीजर है वो सारा लिया जाएगा। उसके बाद अगर दोषी पाया जाए तो उसका फिर आप जो भी पनिशमेंट बनती है वो दे दो। तो जितेंद्र जी, अब जैसे आपने बताया कि आप एक लेबर थे, लेबरों के साथ काम भी किया आपने, बहुत ही यूनिक बात है ये कि फिर आपने वकालत की पढ़ाई करी और फिर उसके बाद अब आप लेबर लॉज के लिए आप लड़ाई कर रहे हैं कोर्ट में। उसके बारे में ज़रा संक्षेप में बताएं कि अब वास्तव में आप कैसा काम कर रहे हैं, और ये वकील बनने की जर्नी कहाँ से शुरू हुई, कौन सा इच्छा था वहाँ से, और अब क्या आपका योगदान रह रहा है इस मूवमेंट के लिए? देखिए, जैसे ही 18 जुलाई 2012 का इंसिडेंट होता है, तो उसके बाद 16 अगस्त 2012 को एक प्रेस रिलीज जारी की जाती है मारुति मैनेजमेंट के द्वारा, जिसमें 546 रेगुलर वर्कर को एक झटके से निकाल दिया जाता है विदाउट एनी इंक्वायरी। खाली एक लेटर भेजा जाता है कि आपको जो क्लास है सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर का क्लास 35 के अकॉर्डिंग और अपॉइंटमेंट के जो लेटर है उसके क्लास 6 के अकॉर्डिंग आपको डिस्चार्ज सिम्पलिसिटर किया जा रहा है। कोई इंक्वायरी नहीं, कोई कुछ नहीं। उसके बाद फिर हमारा लगभग 2 साल तक हमने मूवमेंट किया इसको लेकर, क्योंकि हमारे लगभग 149 जो वर्कर थे उनको पुलिस प्रशासन के द्वारा जेल में डाल दिया गया, और लगभग 500 से ऊपर वर्कर के ऊपर जो है उन्होंने एफआईआर कराई थी। तो ऐसी कंडीशन में हमारा गिव अप करना तो संभव था नहीं। तो हमने जो है मैदान की लड़ाई हमने स्टार्ट की। हमने अपने परिवार के साथ में अपनी मतलब जो भी हम लीडर्स थे, हमने अपने वाइफ और बच्चों के साथ में भी हमने प्रोटेस्ट किया। हमने कैथल से लेके दिल्ली तक हमने मार्च किया, पैदल मार्च, जो कि जनवरी 2014 की बात है। तो हमने अपनी फैमिली के साथ में भी हमने स्ट्रगल किया, और जो एक मीडिया में प्रचार किया गया था कंपनी के द्वारा कि ये लोग कातिल हैं, इन्होंने मैनेजर को मार दिया, ये क्या, तो हमने उसको जनता की जो गलत फहमी थी उसको हमने जन जन के पास जाके हमने उसको दूर किया। तो एक ऐसे टाइम पे लगभग 2 साल तक हम लोग सारे स्ट्रगल में थे। तो जो कुछ भी हमारे पास था वो सारा एक्चुअली हमारे खाने पीने में खर्च हो गया था। तो किसी भी वर्कर के पास में इतना पैसा नहीं था, क्योंकि कोर्ट में जाएंगे न्याय तो इतना आसानी से मिलता नहीं है ना। कोर्ट में जाएंगे तो कम से कम 20-25 हज़ार रुपए से पहले कोई वकील फाइल नहीं पकड़ेगा। तो ऐसे समय में हमने सोचा कि, और फिर किसी वकील के ऊपर हमें भरोसा नहीं था, क्योंकि जो भी लेबर के एडवोकेट्स थे उस समय तो उस दौरान वो सारे उनके खिलाफ हमने जैसे पता लगा कि वो लोग किसी भी मतलब कुछ करप्ट हैं, मैनेजमेंट से सेटिंग वेटिंग कर लेते हैं। तो हमने सोचा कि भी ऐसा करने की बजाय हमने किसी सीनियर एडवोकेट से सलाह लेके हमने खुद ही अपनी ड्राफ्टिंग की, खुद ही अपना डिमांड नोटिस टाइप किया, सारा कुछ हमने खुद ही सीखा, किसी से पूछ लेते पता नहीं होता था। और 2013 में 12 में इंसिडेंट हुआ। 2013 से ही मैंने सोच लिया कि मैं लो करूंगा, क्योंकि मैंने कोर्ट में आके देखा ना कि न्याय इतना महंगा है। मतलब ये नहीं समझते कि भाई इसकी मजबूरी है, बेचारा इसको नौकरी से निकाल दिया, इसका जो है कोई इंक्वायरी नहीं हुई है। तो किस वकील के लिए क्लाइंट सिर्फ एक क्लाइंट होता है, उसकी कोई अटैचमेंट नहीं होती उससे। लेकिन हम लेबर हैं, और आज हमें कोई लेबर आता है हमारे सामने तो हमारी उसके साथ अटैचमेंट होती है। मैं कोशिश करता हूँ कि इसको कुछ ना कुछ दिलवाऊं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो फीलिंग एक एडवोकेट्स के अंदर नहीं होती, क्योंकि जो उसका तो प्रोफेशन एडवोकेसी है, बट हम तो एक वर्कर से एडवोकेट बने हैं। तो उस समय मैंने सोचा कि भाई इस फील्ड में क्यों ना जरूरत है वर्कर को। तो इस फील्ड में तो 2013 से ही मैंने एडमिशन ले लिया था, और मैंने 2019 में मैंने अभी कंप्लीट किया है। और इस दौरान मैंने अपने केस को करीबन मान के चलो अभी वर्कमैन एविडेंस भी हमने करा दिया है।
अभी क्रॉस पे चल रहा है, और एक साथी का हमने हाई कोर्ट से जाके टाइम बाउंड कराया है, उसका मैनेजमेंट एविडेंस भी क्लोज होने वाला है। एक तरीके से एक लीड केस के हिसाब से हमने केस को हैंडल किया है। तो अगर ये केस हम जीत जाते हैं तो मोरोवर हम सारे केसों में वो जजमेंट जो है हमारे लिए बेनिफिट करेगी। बहुत अच्छी बात बोली आपने जितेंद्र जी कि एक आदमी अगर ज़मीन से जुड़ा होता है तो जो कॉज होता है उसमें ज़्यादा दिल से उसकी तरफ लड़ाई लड़ता है। तो बस बात ख़त्म करने के लिए एक सवाल आपसे ही पूछेंगे कि अभी वर्तमान में आप क्या चाहते हैं कि लेबर राइट्स के संदर्भ में कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स हैं, कौन से ऐसे काम हैं, बहुत संक्षेप में बताएं कि हम कौन से वो काम ऐसे उठा सकते हैं। देखिए, अगर मैं तुलना करूं आज से 7-8 साल पहले की मजदूर आंदोलन की और आज की, तो आज से 7-8 साल पहले जो कंपनी की जो टेक्नोलॉजी थी ना, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रोंग नहीं थी। उस समय वर्कर अगर स्ट्राइक करता था तो कंपनी बंद हो जाती थी। आज के समय में टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हो गई है कि अगर वर्कर स्ट्राइक भी करे तो नया फ्रेश वर्कर भी थोड़े 2-3 दिन में काम सीख जाता है। तो उस समय हमारी जो लड़ाई होती थी वो मैदान की लड़ाई ज़्यादा होती थी, हम लोग स्ट्राइक करते थे, स्लोगन लगाते थे। आज के समय में जो मैनेजमेंट की जो स्ट्रेटेजी है वो कहीं ना कहीं चेंज हो गई है। वो लीगली लड़ाई को लड़ती है, और लीगल तरीके से लड़ाई लड़ने में वर्कर का फेलियर है, क्योंकि उसके पास सही टाइम पे सही सजेशन उनको नहीं मिलते। जैसे किसी भी वर्कर को झूठी चार्जशीट इशू कर दी, चार्जशीट के इशू करने के बाद में उसको डोमेस्टिक इंक्वायरी बुला दी। अब डोमेस्टिक इंक्वायरी मैनेजमेंट एफिडेविट देती है, वर्कर को पता ही नहीं है हाउ टू कंडक्ट डोमेस्टिक इंक्वायरी। तो डोमेस्टिक इंक्वायरी में वो वर्कर का जो स्टैंड होता है वो बिल्कुल वीक हो जाता है, और इंक्वायरी ऑफिसर जैसे मैनेजमेंट कहती है वैसे इंक्वायरी रिपोर्ट दे देता है और वर्कर को डिसमिस कर देते हैं। तो ऐसे समय में हमें लगता है, दूसरा एक इशू है कि मान लो वर्कर ने स्ट्राइक किया, कंपनी तुरंत आज के समय में स्ट्राइक से पहले ये लगता है ना कि वो स्ट्राइक होने वाले कुछ इशू है, कंपनी पहले से स्टे ले आती है कि 200 मीटर का स्टे है, 500 मीटर का स्टे है, वर्कर इतना एडवांस नहीं है। तो कहीं ना कहीं आज के समय में अगर वर्कर का स्ट्रगल अगर हमें जीतना है तो हमें एडवांस में तैयारी करने की जरूरत है, उनकी इंक्वायरी से लेकर उनकी स्टे से लेकर, और लगातार उनसे संबंध बना के उनको हर समय गाइड करने की एक आवश्यकता मुझे लग रहा है आज के समय में मजदूर आंदोलन के लिए बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी, आपने जो ये बात बोली कि लेबर को भी सिखाना कि उसकी लड़ाई कैसे लड़नी है, उसको बहुत महत्वपूर्ण बात है। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी आपका। थैंक यू।